ना कन्हाई ना। बेटा फिर से वही खरखरी है। भुला गया कि पिछला बार फंसते फंसते बचे थे। इस बार तो जब तक गीता दी और किशन दा नहीं आ जाएगा तब तक हम जाएंगे ही नहीं। अभी तक गीता दी सब नहीं आए। गांव कर जे बात है ना दीदी, उके तो सौभे मिले ना हम इनके, और उकर बाद समस्या का तो होबे घरेला बैठू। अच्छा अच्छा है ना। अभी तक कन्हैया जी नहीं आए, दिख नहीं रहे। अरे दीदी वो बहुत चतुर रखो आने आए के कहूँ लुकड़ तो सर हम बुलाते नहीं। कन्हाई ए कन्हाई। अरे हाँ किशनदा, गीता दी जोहार जोहार किशनदा। अरे भाई पेड़ के पीछे क्या छुप के कर रहे थे? अब गीता दी अब आप ही बतलाइए कि अब हम क्या करते अकेले आके। हैं अरे ये किसान भाई बहन लोग आजकल एक से बढ़कर एक सवाल पूछ रहे हैं। अब आप लोग के बिना हम क्या जवाब देंगे? हैं तो ये बात अरे है। सुन कन्हाई, अब हमिन आ जाए नहीं बुचू तो क्या चिंता करे के जरूरी न खाओ। हाँ हम अपन थोथना बंदे रखते। हाँ तो थोड़ा बंद रख। तो अब हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। जोहार। जोहार। ग्रामीण भाई बहन कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हाँ तो ग्रामीण भाई बहन मन सबसे पहले हमरे देखा खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। आत्मा द्वारा हजारीबाग जिले में चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। बेहतर पैदावार के लिए जैविक खादों की उचित मात्रा का करें प्रयोग। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। कृषि और किसानों के विकास के लिए राज्य में संस्था आत्मा द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। वर्तमान में आत्मा हजारीबाग जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत कार्यक्रम चला रही है। इन कार्यक्रमों में मुख्य रूप से किसान गोष्ठी का आयोजन, खेती बाड़ी में यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र मुहैया कराना, साथ ही प्रशिक्षण और प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों द्वारा हजारीबाग जिले के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। आत्मा के द्वारा किसानों के लिए अभी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे कि हम लोग खरीफ और रबी में एक एक किसान गोष्ठी करते हैं, तो अभी किसान गोष्ठी का कार्यक्रम हम लोग हर एक प्रखंडों में कर रहे हैं। आत्मा हजारीबाग में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन भी एक योजना चलती है, जिसके में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन और मोटा अनाज दो तरह का योजना आत्मा के द्वारा संचालित हो रहा है। खेतीबाड़ी में जैविक खादों द्वारा होने वाले लाभ को देखते हुए इसका उपयोग बढ़ा है, परंतु कहीं कहीं यह भी देखा गया है कि जैविक खादों के इस्तेमाल से लाभ की जगह फसल को नुकसान हुआ। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि उचित मात्रा में खाद का प्रयोग नहीं होने के कारण फसल को हानि पहुंचती है। इसलिए किसानों को फसल के अनुसार उचित मात्रा में खादों का प्रयोग करना चाहिए। आइए कृषि विशेषज्ञ से जानते हैं कि कौन सी फसल में जैविक खाद की मात्रा कितनी हो। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो किसान भाई अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट यानी कि जैविक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी मात्रा उचित दें। यानी कि अगर आपको जैविक खाद फसलों में इस्तेमाल करना है तो 50 से 60 टन प्रति हेक्टेयर के इसका इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, अगर जो किसान भाई इनको वृक्षों में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो 200 ग्राम प्रति वृक्ष के हिसाब से ये वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। मूंग खरीफ के साथ गर्मा फसल के रूप में भी लगाई जा सकती है। गर्मा में बुआई योग्य मूंग के उन्नत प्रभेदों में पूसा, विशाल, सम्राट और SML 668 बेहतर माने जाते हैं। जो किसान मूंग लगाना चाहते हुए इन प्रभेदों की बुआई कर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। पूसा, विशाल, सम्राट और SML 668 मूंग के ऐसे प्रभेद हैं जो गर्मा फसल के रूप में बुआई के योग्य हैं। ये प्रभेद रोग अवरोधी होने के साथ ही झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। ये लगभग 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन किस्मों के 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर
और उचित कृषि कार्यों को करके 12 से 15 क्विंटल उड़द प्राप्त किया जा सकता है। मूंग के लिए पूसा विशाल सम्राट SML 668, ये SML 668 ये विशेष रूप से गर्मा मूंग के लिए अनुशंसित है। अत्यधिक ठंड के कारण सब्जी फसलों या सरसों की फसल की बढ़वार धीमी हो जाती है या रुक जाती है, जिससे उपज में कमी या उनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है और किसान भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है। फसलों को ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए क्या उपाय करें, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। सरसों में लाही का प्रकोप होने की संभावना अधिक है। ज्यों-ज्यों कोहरा छटेगा, बादल हटेंगे, लाही का प्रकोप सरसों पे होना है। इसके लिए समय किसान खेत का निरीक्षण करते हुए उसका उपाय करें और उपाय के लिए जरूरी है कि इमिडाक्लोरोप्रिड रसायन का छिड़काव 80 से 100 ml प्रति एकड़ की दर से 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटनी करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए इस उपकरण की कुछ अन्य विशेषताओं से आपका परिचय कराते हैं। यह है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंगरोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो चलिए मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं कि कृषि जगत में ये सफलता इन्होंने कैसे पाई। मैं सर 3 साल से खेती कर रहा हूँ। मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, लेकिन किसी प्रकार का नौकरी सर्विस नहीं हुआ, तो मैं अपना खेती बाड़ी से जुड़ गया हूँ। खेती बाड़ी जुड़ने के बाद मुझे काफ़ी लाभ हो रहा है और ये इसके अलावा मैं दूसरे व्यक्तियों को भी मैं अपना खेत के अंदर में काम भी दे रहा हूँ, उन लोगों को भी काफ़ी लाभ हो रहा है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की मंडियों में दलहनी अनाजों को छोड़ बाकी अनाज अपने पूर्व के मूल्यों पर कायम है। दलहनी अनाजों में नरमी का रुख है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों में स्थिरता है, परंतु बाजारविदों का मानना है कि आने वाले समय में सब्जियों के दाम बढ़ेंगे। आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3200 रुपए से लेकर अधिकतम 4500 रुपए। तर तेल न्यूनतम 8290 रुपए से लेकर अधिकतम 9500 रुपए। आलू न्यूनतम 750 रुपए से लेकर अधिकतम 1000 रुपए और प्याज न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। खबरें खेती के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव और जाना मौसम का हाल और नवा नवा तकनीक कर बारे में जानकारी पाली।
और भी कई जानकारियां हैं, लेकिन उससे पहले हम लेंगे छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। अच्छा कन्हैया, हाँ दादा। एगो बात बता। हाँ दादा, पूछो ना। आज कौन प्रश्न पूछ ले तो तू आयल ही रे? हाँ किशन दा, याद आ रहा, वो दलहनी फसलों में समसामयिक देखभाल के बारे में किशन दा। कर बारे में नहीं? हाँ दादा। अच्छा तो दीदी, कर बारे में बताओ तो। हाँ जरूर, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने कन्हैया जी। इस बारे में तो हमारे सभी किसान भाई बहनों को इसकी जानकारी आवश्यक है। हाँ दीदी, बिल्कुल। तो चलिए आपको हम लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश कुमार के पास, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष। झारखंड की जलवायु दलहनी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। दलहनी फसल जिसमें चना, मटर, मसूर, अरहर प्रमुख रूप से आते हैं, जिसकी खेती बड़े पैमाने पर किया जाता है। अगर हम वैज्ञानिक तकनीक, उन्नत प्रभेदों की जानकारी, सिंचाई की व्यवस्था और संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग खेती में करते हैं तो हमें फसलों से अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। चूँकि अभी हमारी दलहनी फसल खड़ी अवस्था में आ गई है और खड़ी फसलों का देखभाल सही तरीके से करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो ठीक ढंग से देखभाल ना करने की स्थिति में बहुत सारे रोग हमारे फसलों को बर्बाद कर देते हैं। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि लक्षण दिखने पर हमें तुरंत उपचार करना चाहिए, जिससे हमारे फसल स्वस्थ रहते हैं। संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग हमारे दलहनी फसलों को बढ़ने में मदद करता है। उर्वरकों में यूरिया एक महत्वपूर्ण उर्वरक है, जिसका प्रयोग बुआई के 45 दिनों के बाद करना होता है, जिससे हमारे फसलों में शाखा की मात्रा ज्यादा हो जाती है। और यूरिया का दूसरा छिड़काव जब हमारे फसलों में फूल आने के बाद अर्थात फली बनने के समय 2% की मात्रा या 200 ग्राम यूरिया को 10 लीटर पानी में घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव हमारे फसलों के लिए लाभदायक होता है। बहुत सारी जो है फसलें हैं वो जो है शाखा अवस्था में आ चुकी हैं, तो मैं कहूँगा कि किसान भाई एक यूरिया का छिड़काव, चाहे चना है या मटर है या मसूर है, जिन्होंने लिया है तो 2% यूरिया का छिड़काव खेत में बुवाई के 45 दिन बाद एक छिड़काव और दूसरा छिड़काव 60 से 65 दिन के बीच में 2 छिड़काव करें। इससे क्या होता है कि जब आप ब्रांचिंग अवस्था पे करेंगे 40 से 45 दिन में, उस समय जो है चना, मटर, मसूर की ब्रांचिंग अवस्था होती है, वहाँ पर शाखाएं ज़्यादा बनती हैं, तो स्वाभाविक है कि उसमें पैदावार ज़्यादा होगी। दूसरा हमने जो छिड़काव बताया है कि जो फूल आने के बाद या फली बनने के समय एक छिड़काव होने से कि क्या होता है कि दाना पौष्टिक बनता है और उससे स्वाभाविक है उपज जो है ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से 2% यूरिया, 2% का मतलब है 200 ग्राम यूरिया को 10 लीटर पानी में घोलकर और शाम के समय अगर पौधों पे छिड़काव किया जाए तो ये से जो है अच्छी पैदावार किसान भाई ले सकता है। चना फसल में खुटाई करने से भी हमारे फसलों में शाखा की मात्रा बढ़ती है, जिससे फसलों में फूल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि अगर खेत में हल्की सी नमी हो तभी पौधों की खुटाई करें, अन्यथा नमी ना होने की स्थिति में चना की खुटाई नहीं करना चाहिए। किसान भाई हम देखते हैं कि झारखंड में चना की खुटाई करता है। यहाँ पे एक विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर नमी खेत में है तभी खुटाई करें, या उस खेत में खुटाई करने के बाद अगर आप पानी लगा सकें तभी खुटाई करें, अन्यथा जहाँ पर असिंचित अवस्था है वहाँ पर खुटाई ना करें, क्योंकि खुटाई करने के बाद पौधे को जो है
पानी की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास पानी नहीं है तो वहाँ जो है उस पौधे को हानि होगी। आमतौर पर दलहनी फसल में उकठा रोग और जड़ गलन की समस्या होती है। उकठा रोग मुख्य रूप से मिट्टी से और बीज का सही चयन न करने पर होता है। इस रोग से ग्रसित फसलें सूखने लगती हैं। यह दो प्रकार से होता है, पहला जल्दी और दूसरा विलंब से फसलों का सूखना। जब पौधा 20 से 25 दिन का होता है और अंकुरित पौधे पर इसका प्रकोप ज्यादा होता है तथा दूसरा जब हमारी फसल बड़ी हो जाती है तब पौधे बड़े पैमाने पर सूखने लगते हैं, जिससे हमें काफी नुकसान होता है। अतः इस रोग से बचने के लिए वैज्ञानिक तकनीक अपनाना बेहतर होता है। इसके अलावा पौधों में जड़ गलन रोग, जिससे पौधों के जड़ के गलने की समस्या होती है और पूरा पौधा बर्बाद हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए बीज बुआई से पहले बीजों के उन्नत प्रभेदों की जानकारी तथा बीजोपचार करना लाभदायक होता है। फसलों पर बेविस्टिन या कार्बेंडाजिम रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव हमें इन सब रोगों से बचा लेता है। इसके अलावा रोग रोधी किस्म जिसमें चना में KPG 59, KWR 108, BG 372, JG 14। ये उकठा रोग जो है पूरी फसल की दो अवस्थाओं में लगता है। एक तो जल्दी, जिसको कहते हैं अर्ली विल्टिंग, और कुछ लेट अवस्था में लगता है जिसको कहते हैं लेट विल्टिंग। अर्ली विल्टिंग में क्या होता है कि 20 से 25 दिन में जो है पौधा अंकुरित होता है और सूखने लगता है, और उसके बाद कभी कभी होता है फूल बनने के बाद भी पौधा सूख जाता है। इससे जो है अगर थोड़ा बहुत इससे बचाव किया जा सकता है कि जैसे बेविस्टिन या कार्बेंडाजिम का छिड़काव हम कर सकते हैं। बहुत सारी रोग रोधी किस्में हैं, जैसे चना की अगर हम बात करते हैं तो KPG 59 है, KWR 108 है, BG 372 है या JG 14 है। ये ऐसी किस्में हैं जिनमें रोग जो उकठा रोग लगता है और जड़ गलन दलहनी किस्मों में वो इसमें नहीं लगता है। जैसे मसूर में अगर किसान भाई ने मल्का मसूर का उपयोग किया है या KLS 218 किया है, इसमें रोग कम लगता है। अक्सर दलहनी फसलों में फली भेदक कीट का प्रकोप लगता है। कीटों के प्रकोप से बचने के लिए रासायनिक कीटनाशक इंडोस्कार्प या स्पाइनोसेट दवा का छिड़काव हमें इन कीटों से बचा सकता है। जो फली छेदक कीड़ा है ये बहुत हानि पहुंचाता है। इससे बचाव करने के लिए किसान भाइयों को एक दवा है जिसका नाम है इंडोक्साकार, इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी दवा है स्पाइनोसेट, इसका उपयोग कर सकते हैं। इन दवाओं से ये कीड़ा से आप राहत मिल सकती है, क्योंकि इस कीड़े से बहुत ज़्यादा हानि होती है। जब हमारी फसलों में शाखा बनना शुरू हो जाता है तब पहली सिंचाई तथा दूसरी सिंचाई जब फली में दाना भरता है तब हमारी फसलों को सिंचाई की जरूरत होती है। इसके अलावा किसान मिश्रित खेती कर, जिसमें दलहनी और तिलहनी फसल प्रमुख है, जैसे चना, तीसी, धनिया और सरसों, इनकी मिश्रित खेती कर किसान अपने फसलों को बहुत सारे रोगों से बचा लेते हैं और इनका उत्पादन कर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों के पास पानी की सुविधा है, सिंचाई देने की साधन है, तो वो अगर एक सिंचाई है तो वो सिंचाई जब फली में दाना बनने लगे उस समय अवश्य करें। अगर दो सिंचाइयाँ हैं तो पहली सिंचाई जो है जब शाखा बनती है बुवाई के 40 से 45 दिन बाद, तो पहली सिंचाई वहाँ करें। दूसरी सिंचाई जब फली में दाना बनने लगे उस समय करें। हाँ रे कन्हाई। हाँ दादा। अरे कैसे लगली जानकारी? अरे दादा एक नंबर दादा, बड़ी बेस। हाँ। हम आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, लेकिन समय हो चला है एक और अल्प विराम का। हाँ तो किसान भाई बहन मन और मत कहूँ मत जाओ, हम तुरंत लौट के आवा थी नहीं। और आप लोग जब तक ये देखिए ये संदेश। हाँ। ये है श्रीमान भोलू भाई, ये हैं श्रीमान समझू भाई। भोलू भाई हैं बड़े ही भोले, समझू भाई हैं बड़े ही सुलझे। भोलू भाई ने सब्जी लगाया, समझू भाई ने भी सब्जी लगाया। भाई समझो, हाँ? तुम भी टमाटर लगाए और हम भी टमाटर लगाए। हाँ? तो क्या तुम्हारी और मेरी जमीन बराबर है, फिर तुम पैसा ज्यादा कैसे कमाए? अच्छा भाई भोलू, एक बात बताओ, तुम बीज टमाटर के कौन से लगाए? अरे वो बताओ। अरे जो मिला वही लगा दिए। यही तो बात है भोलू, अब जो भी बीज लगाने से काम नहीं चलेगा, उन्नत किस्म के बीज लगाओ और पैदावार बढ़ाओ। जी हाँ, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर सफल
एवं अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्म के बीज अपनाएं। कार्य कन्हाई संदेशों के तय बेस रहे नहीं। हाँ दादा, लेकिन गीता दी वो कौन महत्वपूर्ण जानकारी है दीदी जो आप बतला रही थी अभी? हाँ, पहले मुझे ये बताएं कि आप लोग सघनीकरण के बारे में जानते हैं? सघनीकरण सघनीकरण क्या होला दीदी? इसका मतलब आप लोग सघनीकरण के बारे में नहीं जानते। ठीक है कहे दीदी। तो चलिए आपको हम अपने विशेषज्ञ के पास ले चलते हैं, डॉक्टर मुकुल बरियार के पास, और उन्हीं के मुख से जानते हैं सघनीकरण के बारे में। और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के निदेशक डॉक्टर मुकुंद बरियार। ये हमें जानकारी देंगे फसल सघनीकरण क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं फसलों में। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जब वर्षा पे आधारित खेती करते हैं, एक मजबूरी ये हो जाती है कि जब वर्षा हो रही होती है उसी समय खेती कर पाते हैं, बाकी समय खेत खाली रहता है। और हम कहते हैं कि पूरे प्रदेश में जो घनत्व है कृषि का वो 100% केवल रह गया। यानी कि जितना उपजाऊ ज़मीन है, जितने जगह पर खेती की जा सकती है, उतने में एक बार कृषि जब करते हैं, एक बार जब खेती करते हैं तो 100% ही हो पाता है। जबकि अन्य प्रदेशों में जहाँ पे पानी की सुविधा है, इरिगेशन दिया जा सकता है, वहाँ पे जैसे पंजाब है, हरियाणा है, या इंडो गंगेटिक प्लेन्स जिसको बोलते हैं, गंगा तट जितना एरिया है, वहाँ पे जब खेती करते हैं तो 150 से लेकर 160% तक जो है सघनता हो जाता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो जाती है। उतना अगर कंपेयर किया जाए झारखंड में, तो झारखंड में इस समय केवल 116% ही सघनीकरण है। अब हमारी ज़रूरत ये है कि कम से कम इस 114 या 16 से उसको 130 या 35 तक ले जा सकें और धीरे धीरे इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ाकर या जो भी नमी हमारे पास अवेलेबल हैं उसको उपयोग में लाते हुए हम सघनीकरण को 140% तक ले जा सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो जो किस्म हम उपयोग में ला रहे हैं उसमें यह क्षमता हो कि अपना जो कार्यकाल है, उसको ग्रो करने का जो पीरियड है वो जल्दी ख़त्म कर लें। और जैसे धान हुआ, 4 महीने का धान न लगाकर हम 110 दिन के, 115 दिन के धान अगर हम लगा लेते हैं, 10 दिन 15 दिन बच जाते हैं, उसमें एक और खेती ली जा सकती है, जैसे दलहन है, तिलहन है, इसको ली जा सकती है। दूसरा है प्रभेदों को बदलकर, केवल धान की ही नहीं, उसके साथ बाद में लगने वाले जो दाल है, तिलहन है या दलहन है, उसका जो ड्यूरेशन है उसको भी कम कर सकते हैं। ऐसे किस्मों को चुना जाए जिसमें कि धान और अन्य जो फसल लग रही है उसका कुल ड्यूरेशन 160 से लेकर 180 दिन तक का हो, जिससे कि बची हुई नमी में 2 फसल हम ले सकें। इसको हम कहते हैं सघनीकरण। और ऐसा जितना एरिया हम कवर कर पाएंगे उसके हिसाब से वो 120 से लेकर 150% तक हम उसको ले जा सकते हैं। ये अगर हम यूँ कहें डॉक्टर साहब कि जो हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जितना वर्षा होता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, उसी को सघनीकरण कहेंगे क्या? ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना तो एक बात हुआ, वो तो एक सीज़न में जैसे बरसात होती है जून 15 से लेकर अक्टूबर 15 तक के बीच में, उसमें जो ज़मीन का उपयोग होता है वो एक ही बार में होता है और उसको वो 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। उसमें अगर 2 फसल अगर हम ले सकते हैं तब उसको सघनीकरण कहा जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक फसल लेने के बाद उसी ज़मीन में एक साल में 2 बार अगर खेती करते हैं तब जाकर सघनीकरण बढ़ेगा। कहीं कहीं ऐसा भी संभव है, जैसे एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि धान लेने के बाद आलू ले लें
आलू लेने के बाद एक और फसल लेने का, कद्दू जैसा फसल हो लेने की अगर कोशिश की जाए तो एक छोटे से टुकड़े में 300 तक भी सघनीकरण हो सकता है, 300% तक भी जा सकता है। लेकिन एवरेज जब लेते हैं, पूरे प्रदेश की बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि 150 जो है एक अच्छी मात्रा रहेगी। 150% सघनीकरण अगर हो तो काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। जी, अब हमारे किसान भाई जहाँ की यहाँ वर्षा भी कम होती है और वाटर हार्वेस्टिंग या पानी का जो बचाव जैसे रख पाएँ कहीं पर पानी को समेट के, ये भी नहीं कर पाते हैं, तो इस अवस्था में ये सघनीकरण कैसे फलीभूत होगा? अभी तक तो ये इसकी कोशिश भी नहीं की जा रही थी। वाटर हार्वेस्टिंग संभव है, बड़े जलाशयों में पानी भरकर उसको उपयोग में लाना तो अब सोचा नहीं जा सकता है। छोटे छोटे चेक डैम बनाकर या जैसे जिसको कहा जाता है माइक्रो वाटर शेड्स 2 एकड़ की ज़मीन में भी 2 एकड़ की पानी जो ऊपर से बहती जा रही है उसको एक जगह कलेक्ट करके भी पानी संचय करके उससे एक और क्रॉप ली जा सकती है। पूरा 2 एकड़ का पानी हो सकता है, आप कम से कम आधा एकड़ में दूसरा फसल दोबारा लेने के लिए उपयुक्त किया जाए। एक और संभव है कि जो पानी बचा हुआ उसको जैसे नॉर्मली सरफेस इरिगेशन करते हैं वो न करके उस पानी को ड्रिप इरिगेशन के थ्रू अगर यूज़ कर लेंगे तो आधा एकड़ नहीं, एक हो सकता है कि 1 एकड़ पूरा कर सकें, यानी कि तब 150% हो जाएगा। 2 एकड़ ज़मीन से जो पानी बहता जा रहा है उससे पानी उपयोग में लाकर उस पानी को वापस डालकर वो भी ड्रिप इरिगेशन से द्वारा किया जाए तो 150% तक सघनीकरण की जा सकती है। जी, अब जैसे कि आपने बताया कि जो वाटर जो निकल जाता है तो 2 एकड़ में हम एक छोटा सा डोभा बना के उसको संचित करके पानी को ऐसा फसल ले सकते हैं क्या? मैं जो कहने का तात्पर्य था डोबा के लिए ही मैं कह रहा था कि जो पानी बहता जा रहा है उसको छोटे तालाब जैसा बनाकर उसको रोकते हैं, उसको डोबा कहा जाता है, माइक्रो वाटर शेड्स को कहते हैं। डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी। कम पानी में फसल सघनीकरण का क्या महत्व है और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं और विभिन्न प्रकार के फसलों को लेके आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाई उसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। आशा करते हैं कि आज की जानकारी से आप किसान भाई बहन जरूर ही लाभान्वित होंगे। अरे इसमें कोई शक है दीदी? हाँ किसान भाई बहन मन, और कृषि संबंधी कोनो जानकारी लेवे के है, कोनो पूछे पाछे के है तो रे मन चिट्ठी जरूर लिखब। और हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, और हमारी पिन कोड संख्या है 834001। हाँ तो दीदी आज का तो कार्यक्रम हमें यहीं समाप्त करा थी, बेरा हो गलक। तो किसान भाई बहन मन एकरे साथ हमरे मन के इजाजत देव। जोहार।